अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कसस बाय मुस्फिरा जुबैर का 6th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। क्लियर, खतीर ने कहा दीवार के ऊपर से। जरकब ने लड़कियों को देखते हुए कहा। मेहरा गोलोना और रानीन की मदद करने लगी, लेकिन फिर उसने कदम बढ़ाया और रानीन को ऊपर चढ़ने में मदद की। दोनों लड़कियों के बाद मेहरा ने एक लम्हे में ही दीवार फलांग ली। फिर जरकम भी उनके साथ दूसरी तरफ उतरा। भागो, गाड़ियां आ रही हैं। खतीर की आवाज उसके कानों में गूंजी। अपार्टमेंट की तरफ भागो। उसने उसकी तरफ इशारा किया जहां खतीर स्नाइपिंग पोजीशन में था। लड़कियां आगे बढ़ी और वो उनके पीछे था। जब वो इमारत के करीब पहुंचे तो उसे अपने पीछे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जल्दी करो, खतीर की आवाज गुस्से से बुलंद हुई। आगे बढ़ते हुए जरगम ने रानीन का हाथ पकड़ लिया और मेहरा और गोलोना को पीछे छोड़कर तेजी से आगे निकल गया। लेकिन मेहरा और गोलोना भी तेजी से उसके साथ वैन की तरफ दौड़ी। मेहरा, गोलोना बैठो जल्दी। वैन तक पहुंचकर उसने पिछला दरवाजा खोला और रानीन को अंदर बिठाया। खतीर आओ। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए उसने एयरपीस में कहा, जाओ तुम, मैं आ जाऊंगा। खतीर ने जवाब दिया। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए ये जानता था कि खतीर ट्रैकर का पीछा कर सकता था जो उसके पास टेक में था, जिसे वो कभी नहीं हटाता था। ट्रैफिक में गाड़ियों के दरमियान से निकलते हुए उसने फोन पर खतीर की लोकेशन चेक की। खतीर, निकलो वहां से। बीवी और उसके दोस्तों की मौजूदगी की वजह से उसने जबान पर आती गाली को रोककर जब्त से कहा, बस 5 मिनट। अपनी तशरीफ उठाकर रोड पर ले आओ, मैं आ रहा हूँ। स्टीयरिंग घुमाते हुए उसने यू टर्न लिया। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, खतीर ने गुस्से से कहा। मेहरा, मुझे तुम्हारी कवर की जरूरत है, मेरे पीछे बैठो। इमारत के करीब पहुंचते ही जरकम मेहरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। नीचे हो, उसने रानीन और गोलोना को कहा। फिर वो जरकम की नशिस्त के पीछे बैठी और खिड़की खोली। तैयार हो? हाँ। उसने गहरी सांस खारिज की। जरगम ने साइड मिरर में मेहरा के दोनों हाथों में बंदूक देखी, फिर सड़क पर तवज्जो मरकूज की। कवर। इसी लम्हे खतीर ने जमीन पर छलांग लगाई थी। जरगम ने स्टीयरिंग व्हील दाईं तरफ मोड़ा। जैसे ही वैन दाईं मुड़ी, मेहरा ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जरगम ने झुककर अपनी तरफ वाला दरवाजा खोला। एक गोली दरवाजे पर लगी और खतीर गाड़ी में कूद गया। जरगम ने एक्सीलेटर पर पांव रखा और वैन तेजी से आगे बढ़ी, जबकि मेहरा पीछे से फायरिंग करती रही। जब सद्दाम के आदमी पीछे रह गए तो मेहरा नशिस्त पर सुकून से बैठकर अपनी बंदूक लोड करने लगी। हेलो ट्रेनर, मुझे याद किया? मेहरा ने कहा। नहीं, लेकिन कवर का शुक्रिया, खतीर ने हंस दिया। आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने आपकी बचाई, हिसाब बराबर। खतीर की निगाहें भी इख्तियार ही गोलोना से मिल गई, जो इसी हैरत से आंखें फैलाकर देख रही थी। गोलोना ने सवालिया सी नजरें उठाकर मेहरा को देखा और खतीर ने अपनी उभरती मुस्कुराहट दबाई। ये मेहरा की दोस्त है और ये मेरा कजन। जरगम ने संजीदगी से जवाब दिया। नीचे रहो, मेहरा ने गोलोना से कहा। फिर जरगम की सीट पकड़कर आगे झुकी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसके चेहरे जैसी खुशबू जरगम तक पहुंची। एयरपोर्ट, फिर घर, उसने जवाब दिया। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, ये चेक करते हुए कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने खतीर के पीछे छुपी हुई रानीन का सफेद चेहरा देखा। तुम गाड़ी पार्किंग में लगा कर आओ। जरगम ने वैन एयरपोर्ट के सामने रोकी तो सबसे पहले खतीर बाहर निकला। एक एक करके बाकी सब भी बाहर निकले। गोलोना और मेहरा अपने बैग उठाने लगी, लेकिन रानीन अभी भी अपनी जगह बैठी रही। सब इंतजार कर रहे हैं। जरगम ने रानीन की तरफ हाथ बढ़ाया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, लेकिन फिर उसका हाथ थाम लिया। वैन से लड़खड़ाते हुए निकली और आंसुओं ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने आस्तीन से आंखें साफ की, नजरें चुराते हुए अपने दोस्तों के पास से गुजरकर आगे बढ़ी। मेहरा और गोलोना ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी। एयरपोर्ट के हुजूम में रानीन इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अचानक खतीर की नजरें उस पर पड़ी तो वो साकित हो गया। इर्द गिर्द का शोर गायब हो गया। रानीन को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। ये क्या हो रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? गोलोना ने मेहरा से पूछा। मेहरा ने कंधे उचकाए और जरगम को सवालिया नजरों से देखा। जरगम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखों के कोने से आंसू साफ किए। खतीर ने सांस रोककर उसे देखा, फिर आहिस्ते से कदम बढ़ाया। आंखों में चमकते आंसुओं के साथ उसने रानीन के चेहरे को छुआ, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। भाई, रानी ने धीमी आवाज में कहा। यह सरगोशी थी, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बता रहे थे। जैसे ही रानी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, खतीर ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। वो लड़की जिसकी 2 साल पहले वो हिफाजत नहीं कर सका था, वो वापस आ गई थी। रानीन की आंखें आंसुओं से भर गई। इर्द गिर्द के लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। खतीर ने अपनी बहन को 2 साल बाद पाया था। वो बच्चों की तरह रो रहा था और रानीन भी उसके सीने से लिपटकर जोर जोर से रोई। रानीन, जो 2 साल से समझ रही थी कि उसका भाई मर चुका है, आज उसके सामने खड़ा था। खतीर को लगा जैसे वो वक्त की कैद से आजाद हो गया हो।
उसे यकीन हो चुका था कि अगर खुदा मेहरबान है तो मोज़ेज़े भी होते हैं। अनीन और खतिर जहाज की तरफ चल पड़े। उनके पीछे बाकी सब खामोशी से चल रहे थे। वो लड़की जो सरगम की नजरों से ओझल हो गई थी अब उसके सामने थी, लेकिन उसे हैरत थी कि मेहरा और रानीन कैसे मिली थी। शायद मेहरा ने उसे बचाया होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि रानीन वापस घर क्यों नहीं आई थी। सीटें मिलते ही खदीर ने रानीन का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास बिठाया। मेहरा और गोलोना ने अपने बैग रखे और टेक ऑफ के लिए सीट बेल्ट लगाई। जरकम ने मेहरा को देखा। मेहरा ने नजरें उठाकर ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, अब क्या मसला है? अब भी मुझसे नफरत है? जरकम ने पूछा। मेहरा ने आंखें छोटी करके उसे देखा। जानती हो, मोहब्बत और नफरत के दरमियान एक कदम का फासला होता है। जरगम ने उसे छेड़ा। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मेहरा मुझे माफ कर देगी? उसकी नजरें गोलोना की तरफ गई। मुश्किल है, लेकिन कर देगी, गोलोना ने मुस्कुराकर बोली। मेहरा ने गोलोना को घूरकर उसकी हंसी गुल कर दी। कम से कम उसने गोलोना का एतमाद जीत लिया था। सच और झूठ के दरमियान भी एक ही कदम का फासला होता है। उसकी नजरें मेहरा पर वापस गई। हाँ, और तुमने इस फन में महारत हासिल कर रखी है, मेहरा ने जेरे लब कहा। तुम्हारी तरह, उसने जवाब दिया, जिस पर मेहरा ने उसे घूरा। अभी अहम बात यह है कि वो मेहरा और रानी को घर ले जा रहा है। एक वक्त में एक जीत। जहाज इस्लामाबाद की तरफ उड़ान भरता रहा। जरगम ने खिड़की से बाहर देखा, फिर मेहरा को देखा। उसकी आंखें वापस का रास्ता तलाश कर रही थी। सो जाओ, पहुंच कर उठा दूंगी। परवास के आधे घंटे बाद जब गोलोना नींद में झूलने लगी तो मेहरा ने उसका सर अपने कंधे पर रखा। जरकम ने उन्हें देखा। मेहरा की गोलोना और रानीन के लिए हिफाजत और मोहब्बत उसे मुतासिर कर रही थी। अगर हम सफर पसंदीदा हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। रानीन ने रात के मध्यम रोशनी में उस घर की तरफ देखा जो कभी उसका अपना घर हुआ करता था, लेकिन आज उसके कदम जंजीर बन चुके थे। खतीर उसकी तरफ मुड़ा और नरमी से उसका हाथ थामकर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ ले चला। अंदर हातिम साहब, मारिया और बानो बेगम टीवी के सामने बैठे थे, जहां क्रिकेट मैच चल रहा था। ये रामिस ऐसे ही खेलता रहा तो सुबह तक मैच खत्म ही हो जाएगा। हातिम साहब ने नफी में सर हिलाया। बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। बानो बेगम ने फौरन अपने लाडले की तरफदारी की। बीबी जी। इसलिए मैं रजिया की नजर दाखिली दरवाजे पर खड़ी रानीन पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई। रजिया की चीख ने घर की फिजा यकलखती बदल दी थी। सबकी नजरें दाखिली दरवाजे पर जम गई और वक्त जैसे थम सा गया। नैना। हातिम साहब खड़े हुए, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। रानीन के दिल में खुशी और गम का तूफान उठा। वो रुक नहीं सकी और तेजी से हातिम साहब की तरफ बढ़ी। उसने उन्हें गले लगाया और बेइख्तियार ही रो पड़ी। मारे बेगम भी उसके पास आ गई और दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया। बानो बेगम ने भी आंसुओं के साथ उठकर रानीन की पुष्ट पर प्यार से थपकना शुरू कर दिया। गोलोना ने भी चमकती आंखों से मेहरा की जानिब देखा। घर की रौनक लौट आई थी। माजी की तल्ख यादें अब भी थी, लेकिन एक नया आगाज हो चुका था। एयरपोर्ट से लेकर अब तक का हर मंजर देखकर मेहरा का दिमाग चकरा गया था। घर में सबके सुकून पालने तक उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जिंदगी की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें दोहराने से सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। रानीन का सच छुपाना उसके लिए दुख का बास नहीं था, लेकिन सब हैरान थे। क्यानी हाउस में ईद जैसा माहौल था। सब लॉन्च में रानीन के इर्द गिर्द जमा थे, जो थकी हुई नजर आ रही थी। एक कोने में मेहरा गोलोना के साथ बैठी जरगम को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कि जब उन पर हमला हुआ था तो जरगम उसके साथ ही था। वो नहीं जानती थी क्या वो अकेले इस मुसीबत से निकल पाती। वो उसे छोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मेरे पोर्शन के गेस्ट रूम में रहना है। वो गोलोना की तरफ झुकी। उसने मेरे घर को अपना कहा। इसी धीमी सी आवाज पर जरकम हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा पोर्शन कौन सा है? गोलोना ने उसे देखते हुए पूछा। नीचे बेबे और मुलाजिम रहते हैं, दूसरी मंजिल पर खतीर की फैमिली और आखिर पर हम। मैं आंटी के साथ ठीक हूँ, यहाँ कोई लड़का नहीं होगा। गोलोना ने नफी में सर हिलाया। तुम्हें जैसे कंफर्टेबल हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो रजिया को बता देना या मुझे कॉल कर लेना। मेहरा ने हल्के से सर के इशारे से कहा। हमारी गुड़िया को घर वापस लाने का बहुत शुक्रिया। हातिम साहब ने संजीदगी से खतीर की तरफ देखा। नैना को वापस लाने वाला मैं नहीं, मेहरा है। खतीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेहरा बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बानो बेगम ने उठकर उसका चेहरा हाथों में ले लिया। इस एहसान के बाद मैं तुम्हारा उम्र भर का मकरूज हूँ। हातिम साहब के चेहरे पर नरमी छा गई। आप ऐसी बातें मत करें, बल्कि मुझे माजरत करनी चाहिए कि मैंने उसे वापस लाने में इतनी देर कर दी। मेहरा ने बानो बेगम का हाथ थाम कर कहा। मेरी बच्ची लौट आई है, मेरे लिए यही काफी है। मारिया बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। आप सुबह बातें कर लेंगे, बच्चे थके हुए हैं। बानो बेगम ने मेहरा के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा। वक्त का पता ही नहीं चला। रजिया, गोलोना को गेस्ट रूम दिखाओ। नैना, तुम अपने कमरे में चलो।
फिर ख्याल आया उसने सरगम को मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए थे। मुझे तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? मेहरा की नजरें उसकी जानिब उठ गई। मैं तुम्हें बता दूंगा। सरगम हंस पड़ा। मेरे साथ गेम्स मत खेलो, उसने सीधे लहजे में कहा। सरगम चलते हुए रुक गया और उसकी गहरी नीली आंखें मेहरा के चेहरे पर जम गई। ये जानते हुए कि सरगम महज एक भीगी बिल्ली नहीं था, मेहरा के लिए उसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया था। गोलोना ने अपनी दोस्त की तरफ देखा। कितनी रकम है? उसने इसरार किया। मेहरा के पास 20 करोड़ थे जो उसने अपने वालिद से चुराए थे, और अगर सरगम का कर्ज अदा करने के लिए सब कुछ देना पड़े तो वो तैयार थी। मैं पैसों की बजाय तुम्हारा वक्त चाहता हूँ। उसने सर झुकाया। कितना वक्त? उसके माथे पर शिकने पड़ गई थी। सिर्फ 1 घंटा। वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। मेहरा ने सुकून का सांस लिया। गोलोना को गेस्ट रूम दिखाकर कमरे में आ जाना, वो कहकर सीने की तरफ चल दिया। मेहरा गोलोना के साथ गेस्ट रूम की तरफ मुड़ी, अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। तुम परेशान मत होना, हम यहाँ महफूज हैं। उसने गोलोना को तसल्ली दी। और रानीन, उसने हमसे झूठ क्यों बोला? उसने झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया है। तुम्हें मालूम था? तुम भी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। आई स्वेयर। उसने फौरन कहा। चलो उसके पास चलते हैं, कहीं वो पैनिक ना हो रही हो। ये उसका घर है, वो एडजस्ट कर लेगी। गोलोना ने इस बात में सिर हिलाया और कमरे को देखने लगी। तुम आराम करो, मैं सरगम से बात करके आती हूँ। गुस्सा मत करना। गोलोना की नजर उस पर ठहर गई। तुम सुकून से सो जाना। वह मुस्कुराकर दरवाजे से बाहर निकल गई। गोलोना ने अपना बैग बेड पर रखकर सरनफी में हिलाया। अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद वो सीने अबोर करती हुई सीधे तीसरी मंजिल की जानिब गई और कमरे के अंदर दाखिल होकर देखा सरगम बाहर बालकनी में खड़ा था। उसकी पुष्ट मेहरा की जानिब थी। जब नजरें कमरे के गिर्द घूमी तो देखा कि उसके इस्तेमाल की हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। क्या मैंने वाकई तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की? सरगम उसकी जानिब मुड़कर अफसुर्दगी से मुस्कान लबों पर लिए सवाल कर बैठा। बेइज्जती, गुस्सा, तकलीफ और भी बहुत कुछ लिस्ट में है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। इस सवाल पर वो लम्हे भर को चौंकी, लेकिन फौरन ही संभल कर बोली। शुरू 1 घंटा। सरगम ने गहरा सांस खारिज करके अपने फोन में टाइमर लगा दिया। तुम्हें बात करनी थी ना? मेहरा ने इस बात में सिर हिलाया, फिर चेहरा उठाकर उसे देखा, लेकिन जब सरगम कुछ कहने के बजाय सिर्फ उसे देखता रहा तो वो बोली। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता हूँ। बालकनी के दरवाजे से गिरती चांदी में वो सरगम को बगौर देखने लगी। जितनी देर उसकी निगाहें सरगम के चेहरे पर रही, वैसे ही डैडी के दुश्मन की जगह उसे सिर्फ वो शख्स दिखाई दिया जिससे वो मोहब्बत कर बैठी थी। अपने अंदर कहीं गुस्सा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ के सिवा कुछ न मिला। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। सरगम ने अचानक धीमी सी सरगोशी की। लेकिन तुमने फिर भी वही किया। तुम चाहते तो मुझे शुरू में ही सब सच बता सकते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस चली जाओ। उसने सर झुकाते हुए कहा। क्यों? तुम डैडी तक तो मुझसे शादी के बाद भी नहीं पहुंच सके, तो आखिर इस शादी की वजह क्या थी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम। वजह तुम थी। वो फौरन ही बोल उठा। उसके अल्फाज ने गुस्से के सारे अज़ाइम लम्हों में ठंडे कर दिए। वो सरगम की निगाहों में सच्चाई तलाश करने की कोशिश करती रही, लेकिन शक उन्हें पढ़ना नामुमकिन बना गया। अपना रुख दूसरी जानिब फेर कर उसने कदम बालकनी की जानिब बढ़ा दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सरगम की निगाहों को अपनी पुष्ट पर महसूस करते हुए वो आंखें मूंद गई। सद्दाम को ब्लैकमेल करने के लिए तुमसे निकाह करना सिर्फ एक झूठ था, जो मैं सिर्फ सबसे ही नहीं बल्कि अपने आप से भी बोल रहा था। अगर डैडी को ब्लैकमेल नहीं करना था तो एक्टिंग करके मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर करने की आखिर वजह क्या थी? वो करंट खाकर मुड़ी। वो थक चुकी थी हर वक्त मास्क पहने रखने से, इसलिए साफ लफ्जों में सवाल किया। मोहब्बत? सरगम की आंखें बेयकीनी से फैल कर साकित हो गई। इसे छोड़ो, तुमने ये ड्रामा सिर्फ मुझे जलील करने के लिए किया था। वो झंझलाकर तेजी से बोलने लगी। हमारे निकाह को ड्रामा मत कहो। मैंने ये निकाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। संजीदा गहरी नीली आंखें मेहरा को तक रही थी। मैंने डैडी और खालिद को बातें करते सुना था कि तुम वो वाहिद ऑफिसर हो जिसे वो खरीद नहीं पा रहा है, और दुश्मन की बेटी से मोहब्बत? उसने नफी में सर हिलाया। दुश्मन की बेटी नहीं, मेरी बीवी हो तुम, और बीवी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ी है। मुस्कुराहट के साथ वो मेहरा को देख रहा था। अब तो कल ही न्यूज आएगी कि सरगम कियानी अपनी दुश्मन की बेटी पर दिल हार बैठा। वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। नौकरी पेशा आदमी हूँ यार, ऐसा मत करना। अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो तुम्हें ही पालना पड़ेगा अपने बेरोजगार शोहर को। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। मैं नहीं पालती भाई, बेरोजगार शोहर किसे पसंद होता है? सीने पर हाथ बांधकर उसने बेनियाजी से कहा। इतनी अमीर होकर भी शोहर को नहीं पाल सकती? शरारत से कहते उसकी आंखें चमकने लगी। मेहरा ने मुस्कुराहट दबाकर नफी में सर हिलाया। अगर मेरी याददाश्त नहीं जाती तो मैं अब भी यही होती। अब वो संजीदा थी।
हाँ, मैं कोई और रास्ता निकाल ही लेता। उस रात पार्टी में तुमने मुझे डिल्यूजनल कहा था, लेकिन आंखों में शिकारी चमक होने के बावजूद भी तुम मेरी फ्लर्ट करने पर हंस पड़ी थी और दोबारा मिलने पर जैसे हैरान थी। मैं तभी समझ गया था कि महारानी साहिबा की अटेंशन मिल गई है। उसने सर अस्पात में हिलाया। मेहरा का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। ओह गॉड! होटल में होने वाली मुलाकात तो वो भूल ही गई थी। मेहरा, जरकम ने फिक्रमंदी से कहा, तुम तभी मुझे पसंद करने लगे थे? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जहां तक मुझे याद है, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। जरगम ने सर अस्पात में हिलाया। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? जरगम ने मुस्कुराकर आंखें घुमाई थी। वो मुस्कुरा भी न सकी। सांस रोककर उसे तक रही थी। मैंने झूठ बोलकर गलती की थी, और इस गलती से अगर मुझे तुम मिल गई हो तो मैं दोबारा मौका मिलने पर भी यही गलती करूंगा। मुझे समझने दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो धीमी सी आवाज में बोली। क्यों? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्योंकि हमें भी दुश्मन होना चाहिए था। जरगम हंसने लगा। दुश्मन तब तक समझता था जब तक मैंने तुम्हें लड़कियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते नहीं देखा। तुम उससे इम्प्रेस हो गए थे? उसने पूछा। ये कहानी फिर किसी दिन सुनाऊंगा। जरगम के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। और तुम्हें लग रहा है कि कोई और दिन भी आएगा? मेहरा ने उसे छेड़ा। बिल्कुल। मेहरा, अब लड़ाई खत्म? जरगम अपनी मुस्कुराहट रोक ना सका। हाँ, फिलहाल। फिलहाल से क्या मतलब? जरगम ने आंखें छोटी करके उसे पूछा। जब तक तुम वापस कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। मेहरा मुस्कुराने लगी। मैं फिर से मना लूंगा। वो सीने पर हाथ बांधकर बालकनी के दरवाजे से टेक लगाया गया। अच्छा। मेहरा मुस्कुराई और जरगम ने अपने फोन में बजते हुए टाइमर को बंद कर दिया। उसे रानीन को देखना था। ओह हाँ। नैना तुम्हें कब मिली? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। 2 साल पहले। मेहरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। तो वो वापस घर क्यों नहीं आई? उसने कहा था कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने आंखें झुका ली थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मेहरा और उसके कद में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन वो उसकी झुकी हुई आंखों में देखने के लिए नीचे झुका था। गोलोना भी मेरी दोस्त है, लेकिन रानीन मेरी बहन है। मेहरा बहुत संजीदगी से कह रही थी। मैं मुतमईन हूँ कि तुम उसके साथ थी। वो अब भी बेहद संजीदा था। उसे डैडी ने ही किडनैप करवाया था। मेहरा की आंखों में ननामत झलक रही थी। वो आदमी कौन था जिसने? उसने तेज से दांत पीसे। उस बास्टर्ड के कुछ करने से पहले ही मैंने उसे मार दिया था। मेहरा के चेहरे पर लम्हे भर को गुस्सा उभरा था। उसको लगा कि खतीर को गोली लगने की वजह से कुछ हो गया है। इतना टाइम से वो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट पर मत जाना, अंदर से बहुत डरी हुई होगी। उसने मजीद कहा। मैं सबको बोल दूंगा कि उसे कुछ वक्त दे। इन 2 सालों में उसने क्या किया? उसने आहिस्ता से सर अस्पात में हिलाया। बचाने के बाद उसी रात में उसे कैलिफोर्निया ले गई थी। वहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही उसने साइबर सिक्योरिटी पढ़ी, फिर मेरे लिए कैमरे और सिस्टम संभाले। फिर कैलिफोर्निया से कब वापस आई? जरगम के आबरू इकट्ठे हो गए थे। 7-8 महीने पहले। मेहरा ने याद करते हुए पलकें झपकी। तुमने अंगूठी क्यों नहीं उतारी थी? मेहरा ने कदम बाहर की जानी बढ़ाए तो उसने पीछे से सवाल किया। तुम मुझे और कैसे ढूंढते? मेहरा ने उसे देखकर फातिहा ने मुस्कुराहट दी। तुम चाहती थी कि मैं तुम पर नजर रखूं। तुम्हें ही शौक था तो करो प्रोटेक्ट। दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर उसने कंधे उचका दिए। वही मत सो जाना, जरगम ने अचानक ही संजीदगी से कहा। देखते हैं, मेहरा ने जरा सा भी मुतासिर हुए बगैर कहा। कमरे से बाहर निकलकर साजी ने उतरते ही जरगम ने पहले मेहरा को रानीन के कमरे के दरवाजे पर गोलोना के साथ बाहर खड़ा देखा तो हल्का सा मुस्कुराया। फिर सिक्योरिटी रूम की जाने बढ़ गया। मुझे लगा था कि कमरे से तुम्हारी वापसी 4 कंधों पर होगी। अंदर दाखिल होते ही खतीर थककर मुस्कुराता हुआ उसे देखने लगा। मोहब्बत की जंग से अपने पांव पर हर कोई वापस थोड़ी आ सकता है। उसकी आंखों में फातिहाना सी चमक थी। अब हर किसी की बीवी माफिया बॉस की बेटी थोड़ी होती है। खतीर जेरे लब कहा। माफिया बॉस की बेटी हो या नॉर्मल इंसान की, बीवी के आगे अच्छो अच्छो की बरहम तेल हो जाती है। सरगम ने स्नफी में सर हिलाया। खतीर की हंसी बेसाख्ता उभरी थी। पूछ लो जो पूछना चाह रहे हो। उसने सपाट चेहरे के साथ खतीर को देखा। क्या कहा मेरा ने? खतीर ने बर्फ होते टाइल्स को देखते हुए कहा था। सद्दाम ही था उसकी अगवा के पीछे। नैना ने कहा था कि उसे लगा तुम गोली लगने की वजह से मर गए हो और उसके पास जाने का कोई जगह नहीं है, तो मेहरा उसे फौरन ही बचाकर कैलिफोर्निया ले गई थी, फिर कुछ महीने पहले वापस आई है। उसने आहिस्ता से कहा। खतीर, इधर देखो, हमारी नैना को कुछ नहीं हुआ है। उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। जब खतीर जवाब देने के बजाय चुपचाप सा टाइल्स को देख रहा था तो सरगम ने अपने दोनों हाथ खतीर के शानों पर रखे। तुम सच कह रहे हो? खतीर ने भीगी बुरी आंखें बेयकीनी से फैलाकर सरगम को देखा। सच में, अपने आप को उसका गुनहगार समझना छोड़ दो।
वो सिर्फ एक हादसा था जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी हो सकता था। उसकी आंखें भी भीगने लगी थी। मैं मैं मुहाफिज था उसका, और वो उसे मेरी आंखों के सामने ले गए थे। मैं कुछ नहीं कर सका सरगम। जो काम मेरा था वो एक गैर लड़की ने किया है। वो रोते हुए कांपती आवाज में कह रहा था। उसके पास अपना भाई नहीं था, लेकिन अल्लाह था, और अल्लाह से बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है। अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते नहीं भेजते, सिर्फ वसीले बनाते हैं, और नैना के लिए वो वसीला मेहरा थी। जरगम ने उसे अपने साथ लगाया। वो कैलिफोर्निया में खुश थी। वो जरगम की बात सुनकर पल भर को खामोश हुआ, फिर आंखें रगड़ता हुआ उसे देखने लगा। खुश? वो नन्ही खरगोश मेहरा वाली यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के बाद अपनी दोनों दोस्तों के साथ मिलकर सद्दाम के खिलाफ काम कर रही थी। जरगम आबरू उठाकर कहा। वो हार मानने वालों में से कहाँ है? खतीब बेसाख्ता नम आंखों से हंस दिया। जब ही सरगम का फोन बजने लगा, अगले ही लम्हे अपनी जेब से फोन निकाला तो जगमगाती स्क्रीन पर तुराब कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो, कोई बुरी खबर हो तो बिल्कुल मत देना, सरगम ने जवाब दिया। सर ने रेड की डेट फाइनल कर दी है, कल तक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। आज का दिन ही अच्छा है, क्या डेट है? सरगम मुस्कुराया। 3 दिन बाद, तुराब ने कहा। सही, रेड की डेट आ गई है 3 दिन बाद की। उसने फोन बंद करके खतीर को देखा। शुक्र, अब सद्दाम की उल्टी गिनती शुरू। खतीर बर्फ से मुस्कुराया। अच्छा हाँ, घर के बाहर पुलिस मोबाइल खड़ी करवानी होगी, जरगम ने कुछ याद आने पर कहा। वो मैं देख लूंगा। उसने सर अस्पात में हिलाया ही था कि दरवाजा खटखटाया जाने की आवाज पर देखा, सामने रजिया खड़ी थी। वो जरगम भाई, बीबी जी ने खाने का पूछने का कहा था। रजिया ने सर पर जमा हुआ दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। तुमने और नैना ने प्लेन में कुछ खाया था? उसने रुख खतीर की जानिब फेरा। नहीं, उसको बोलो नैना के कमरे में ही लगा दे खाना। खतीर ने सर नफी में हिलाकर धीमी सी आवाज में कहा। लगा दो नैना के कमरे में ही। रजिया सर अस्पात में हिलाती बाहर निकल गई। मैं कबूतर नहीं हूँ, खुद भी अपने मुंह का इस्तेमाल क्या करो। वो दोनों दरवाजा पार करते नैना के कमरे की जानिब बढ़े तो जरगम ने आंखें घुमाई। इतना बोलने से तुम्हारे जबड़े में दर्द नहीं होता? खतीर ने बेजारियत से उसे देखा। खतीर ने कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी तो दरवाजा नैना के बजाय गोलोना ने खोला था। खतीर एकदम ही पीछे हुआ। जरगम ने बमुश्किल लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट रोकी। गोलोना ने दरवाजा पूरा खोल दिया। पीछे बेड पर बैठी हुई रानीन उठकर दरवाजे तक आई। खाना तुम्हारे कमरे में लगवा रहा हूँ, नीचे बेबे डिस्टर्ब होंगी, खतीर ने कहा। ठीक है, रानीन ने सर अस्पात में हिलाया। मेहरा कहाँ है? जरगम ने कमरे के गिर्द देखते हुए पूछा। फ्रेश होने गई है, गोलोना ने जवाब दिया। चलो फिर हम खाना लगवाते हैं, जरगम ने खतीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या बात हुई? गोलोना ने पूछा। जरगम से? वो उन दोनों के साथ बेड पर बैठी। हाँ, मुझे तो लगता है वो तुमसे सच में प्यार करता है। गोलोना राजदारी से उसकी जानिब झुकी। जरगम भाई आपसे सिर्फ प्यार नहीं, बहुत प्यार करते हैं। रानीन भी पैर ऊपर चढ़ाकर उसकी जानिब झुकी। तुम्हारा कजन है इसलिए तुम तारीफ कर रही हो? उसने नागवारी से रानीन को देखा। नहीं, तुम तो चुप ही रहो, मैं तुम्हें हर बात बताती रही और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। गोलोना ने हाथ नचाकर रानीन की बात काटी। इसने धोखा नहीं दिया, सिर्फ सच छुपाया है। रानीन की मासूम शक्ल देखकर मेहरा ने फौरन कहा। तो ये बता भी तो सकती थी। गोलोना ने गुस्से से गहरा सांस लिया। सॉरी, रानीन की आवाज भर आ गई। अच्छा, अब रोती शक्ल मत बनाओ। गोलोना ने एकदम ही उसके कंधे पर धप से रसीद की थी। रानीन नम आंखों से मुस्कुराती उन दोनों को खुद से गले लगाती बारी बारी दोनों के रुखसार पर लब रखने लगी। दरवाजा खटखटाए जाने की आवाज पर मेहरा ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने जरकम और खतीर प्लेटों के साथ खड़े थे और पीछे रजिया खाने की डिश लिए नमूदार हुई। रजिया कमरे में दाखिल होकर खाना लगाने के बाद दरवाजा बंद करती बाहर निकल गई और जब वो मुड़ी तो रानी, जरकम और खतीर जमीन पर बेड के साथ टेक लगाए बैठे थे और गोलोना बेड के पास खड़ी मेहरा को देख रही थी। आ जाओ बैठो, उसने मुस्कुराकर गोलोना को जमीन की जानिब इशारा किया। गोलोना ने उसके दाएं तरफ बैठते हुए खामोशी से आलू गोश्त के डिश को देखा, फिर खाना खाते हुए सबके दरमियान खामोशी फैल गई। तुम्हारी और मेहरा की दोस्ती को कितना वक्त हो गया? जरकम गोलोना से मुखातिब हुआ। 3.5-4 साल। हमारी दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। गोलोना सवाल पर कुछ शौकी फिर याद करते हुए जवाब दिया। उसने अस्बात में सिर हिलाया, फिर अपनी प्लेट में गोश्त के टुकड़े करके मेहरा की प्लेट में रखे। मेहरा बदले में अपनी प्लेट से गोश्त उसकी प्लेट में डालकर दोबारा झुककर खाने में मसरूफ हो गई। रानीन और गोलोना वे साख्ता ही हंस पड़ी थी। मेहरा की निगाहें उनकी जानिब उठी तो रानीन जरकम को देख रही थी। जब वो जरकम की जानिब मुड़ी तो देखा कि वो उसे ही देख रहा था। क्या? उसने पूछा। आपको जमीन पर बैठकर पहली बार आलू गोश्त खाते हुए देखना कुछ हजम नहीं हो रहा, रानीन हंसते हुए बोली। तुमने कभी आलू गोश्त नहीं खाया? खतीर के आबरू हैरत से ऊपर उठे थे। इसे पाकिस्तानी खाने पसंद ही नहीं थे। गोलोना ने मुस्कुराकर सर नफी में हिलाया।
ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहरा ने संजीदगी से कहा। रहने दे आप ही कहती थी टू मच ऑयली होते हैं। बस देख लो मेरे प्यार की ताकत। जरगम मजे से बोलकर वापस खाने की जाने मुतवज्जा हो गया। बीवी आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम वापस से चीप हरकतें करना शुरू कर दो। जहाँ गोलोना और रानी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, खदीज ने बेजारियत छिपाने की कोशिश हरगिज नहीं की। तुम खुद सिंगल हो तो मेरी खुशियों को तो नजर मत लगाओ। जरगम ने मुतासिर होए बगैर कहा। अब नजर बट्टू को भी नजर लगेगी। खतीर जेरेला बड़बड़ाया तो रानी का कहका उबला। वैसे मेहरा को तुम भाभी भी कह सकती हो, है ना सरगम भाई? गोलोना ने बारी बारी रानीन और सरगम को देखा। हाँ ऑफ कोर्स, सरगम सर अस्बात में हिलाया। मेरी प्यारी भाभी। रानी ने मीठी सी मुस्कान लबों पर सजाई थी। ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था वो अब होने लगा था। किसी खुद से ज्यादा ताकतवर शख्स का अपना मुहाफिज और अपनी भी एक फैमिली होने का एहसास होने लगा। उसे हमेशा मजबूत होना पड़ा था, हमेशा अपने लिए लड़ना पड़ा था। लेकिन अब जबकि सरगम साथ है तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ एक फाइटर ही नहीं बल्कि एक औरत भी थी। उसके गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। हाँ, मुगल कॉर्पोरेशन के इकलौती वारिस होने के बावजूद मोहब्बत के मामले में वो भी एक आम औरत थी जो मोहब्बत के लिए मार भी सकती थी और मर भी सकती थी। रात के 3 बज चुके थे और उसे अब भी उम्मीद थी कि मेहरा कमरे में वापस आएगी। बालकनी का दरवाजा बंद करने के बाद जैसे ही वो बेड तक आया और कंबल ओढ़ने लगा, उसी वक्त दरवाजा खोला और मेहरा अंदर दाखिल हुई। तुम अभी तक जाग रहे हो? उसने पूछा। बस किसी के इंतजार में। वो बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराने लगा। मेरी हर चीज जगह पर है। मेहरा ने कमरे से ड्रेसिंग रूम में झांकते हुए कहा। तुम्हारा कमरा है? बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। रुक उसके जानी मोड़ते हुए वो हौले से मुस्कुरा दी। शुक्रिया, वापस आने के लिए शुक्रिया। गहरी नीली निगाहें उठाकर वो सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। तुम्हारी याददाश्त वापस कब आई थी? वलीमे से कुछ देर पहले। मेरा सद्दाम मुगल की बेटी होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिस्तर पर दराज हो गई थी। नीम अंधेरे में उसका चेहरा वाजे नहीं था, लेकिन वो सरगम की निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी। अभी भी किसी बच्चे को उसके माँ बाप के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। लेकिन एक सवाल है कि तुम सद्दाम के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चली? वो मेहरा के अपने बाप को धोखा देने के पीछे की वजह जानना चाहता था। इस कदर होलनाक चीजें किसी को तो रोकनी थी। मेहरा ने झुंझुरी ली। सद्दाम को गिरफ्तार करने की एक और वजह यह थी कि उसने बार बार उस औरत को मारने की कोशिश की थी जो मेरा सब कुछ थी। और सिर्फ ये अल्लाह जानता था कि मेहरा ने बचपन में क्या क्या देखा था। तुम बहुत बहादुर हो। वो मेहरा के बेड पर बिखरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चला रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उसका सामना तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मेहरा ने अचानक रुख उसकी जानिब किया। जरगम की उंगलियां एकदम ही थम गई थी। उसने बेयकीनी से मेहरा को देखा। आई लव यू जरगम। मेहरा जानती थी कि वो क्या सुनना चाहता था। ये अल्फाज थे जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसने किसी से नहीं सुने थे। अचानक ही उसकी आंख से एक आंसू फिसल कर रुखसार पर चमकने लगा। तुम रो रहे हो? रुको जरा। मेहरा एकदम उठ बैठी और उसके करीब आई, फिर जोर से हंसते हुए मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जरगम ने उसके हाथ से मोबाइल झपट कर गहरा सांस भरा। ओके। मेहरा ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। ये रामिस को नहीं पता। नहीं बताऊंगी उसे। उसने सर अस्पात में हिलाया था। मेरी अम्मी जिनसी गुलाम थी। बहुत सा थूक निकलकर उसने वो सच तस्लीम किया था जो कोई बेटा नहीं करना चाहेगा। मेहरा की आंखें हैरत से फैल गईं और लब खोले उसे देखती रही। जब अम्मी ने भागने की कोशिश की तो पापा ने उनको गोली से मार दिया। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी थी वो मैं था। मेहरा ने नरमी से उसका यक पड़ता हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मुझे सद्दाम को पकड़ना है। मैं समझ सकती हूँ। उसने सर अस्बात में हिलाया। अपना चेहरा मोड़कर जरगम ने उसकी हथेली थाम कर उस पर लब रखे थे। इसीलिए तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे कोई जबरदस्ती महसूस हुई है या नहीं? मेहरा ने हैरान होकर पूछा था। अभी तक नाराज हो झूठ बोलने पर? उसने सर अस्बात में हिलाया था। मैं हर्ट हुई थी, लेकिन तुमने माफी मांग ली। मेहरा कुछ देर तक तो खामोश रही, फिर गहरा सांस लेकर कहा। वाकई? क्योंकि जाने से पहले जो तुमने मुझे पंच मारा था उससे तो ठीक ठाक नाराज लग रही थी। तुमने ही डोज नहीं कर रहा था। मेहरा हौले से मुस्कुरा दी थी। रात का पिछला पहर था। गोलोना किचन में खड़ी थी, ग्लास में पानी निकालती अपने ख्यालात में गुम। किचन की मध्यम रोशनी में खिड़की से आसमान वाज़ेह था। हवा में खनकी थी और गोलोना की नजरें आसमान के उन अनगिनत सितारों पर मरकूज थी। वो सच में किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ी हो जहां हर फैसला एक नया रास्ता खोलने का मुंतजर हो। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई।
तुम्हें मैं वाकई नहीं याद? गोलोना का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। उसने सर उठाया और वही लम्हा था जब उसकी नजरें खतीर पर जाकर रुक गई। वो चंद कदम दूर खड़ा था और उसकी निगाहों में तजस्सुस और मायूसी का इम्तिजाज था। गोलोना ने लब काटते हुए जवाब दिया, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जी नहीं। उसने चश्मा दुरुस्त किया। खतीर की आंखों में चमक आई और वो मजीद 2 कदम उसके करीब आया। अब वो इतना करीब था कि गोलोना की सांसों की गूंज भी वो सुन सकता था। उसने गोलोना की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा, तो फिर ये बताओ मुझे ब्लॉक क्यों किया? गोलोना ने अपनी नजरें झुकाई और एक लम्हे के लिए खामोश रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई जवाब देने से पहले अपने अंदर की जंग लड़ रही हो। फिर आहिस्ता से, गोया कुछ ऐसा कहने जा रही हो जो पहले कभी ना कह पाई हो, वो बोली, मेरी मर्जी। खतीर के चेहरे पर सवालिया निगाहों का तूफान उमड़ आया और उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता से मधुम हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निगाहें चुराते हुए कहने लगी, अगर ऐसा है तो यह बात इस बार मेरी आंखों में देखकर बोलो। लेकिन खतीर की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब नहीं हुई। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसने गोलोना की आंखों में झांकते हुए बोला। गोलोना का चेहरा सुर्ख हो गया। वो झिझकते हुए एक कदम पीछे हटने लगी, जैसे उस अजनबी की आंखों में देखने से डर रही हो। फिर तेजी से बाहर की जाने बढ़ने ही लगी थी कि खतीर उसके सामने आकर हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया। मेरा रास्ता छोड़ें, वो धीरे से बोली। ब्लॉक करने की असल वजह बता दो, फिर छोड़ दूंगा। खतीर की मुस्कुराहट कुछ मजीद गहरी हो गई और वो उसके करीब आया। मेरे साथ फ्री होने की कोशिश मत करें। आप मेरे दोस्त के भाई हैं, मतलब मेरे। खतीर उससे कद में खासा ऊंचा था। गोलोना ने गर्दन उठाकर उसे देखा। भाई मत बोलना प्लीज। अचानक खतीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी बात दरमियान में काट दी। गोलोना ने गुस्से से सर नफी में हिलाया और तेज कदमों से अंदर की जाने बढ़ गई, जैसे वो अपने जज्बात को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही हो। उसके पीछे खतीर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो गोलोना के दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वो जब तक अंदर पहुंची, उसका दिल बेतरतीब हो चुका था। कुछ लम्हे पहले तक वो समझी थी कि वो अपने जज्बात को काबू में रख सकती थी, लेकिन खतीर की बातों में कुछ था जो उसे अपना आप भूल जाने पर मजबूर कर रहा था। और वो जानती थी कि अब वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और चांद धुंधले पर्दे के पीछे से छिपकर झांकने की कोशिश कर रहा था। बालकनी से आधी मध्यम ठंडी हवा पर्दों को धीरे धीरे सरका रही थी, जैसे कमरे के सन्नाटे पर उंगली रखकर उसे चुपचाप जगा रही हो। रानी नंगे पैर कमरे के ठंडे टाइल्स पर तेज तेज कदम रख रही थी। उसका हल्का गुलाबी और सफेद टी शर्ट और ट्राउजर नीली रोशनी में वाज़ेह था। उसके खुले बाल कंधों से झूलते हुए पीछे फिजा में हिलकोरे ले रहे थे। अचानक जोरदार आवाज फिजा में गूंजी। तसादुम। उसने चौंक कर एक हाथ से कंधे से हिलाया था और पेशानी पर आए बालों को पीछे किया। क्या हवा के घोड़े पर सवार? लफ्ज अधूरे रह गए। दिल में एक चुभन सी उभरी और फिर जैसे वक्त थम गया। वही चेहरा, वही सी आंखें, वही मौजूदगी जिसे वो कभी देखना नहीं चाहती थी और जिसके लिए वो खुद को कसूरवार समझती थी। वेलकम बैक नैन। मध्यम मगर खालिस आवाज। रानी की पलकें लरजी। तुम यहाँ? उसका लहजा उलझा और झिझकता हुआ था। मैं T20s की वजह से स्टेडियम की हॉस्टल में था। तुम्हारा पता चला तो कोच से छिपकर निकल आया। मेरे लिए या अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड के लिए? उसने निगाहें झुकाई। बहुत लेम तरीका है किसी की रिलेशनशिप स्टेटस पूछने का, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो गर्लफ्रेंड से मिलने की क्या जरूरत? उसके चेहरे पर वही पुरानी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। शर्म नहीं आई शादीशुदा होकर भी इतने चक्कर चलाने की? रानी ने तिल्की से पलट कर देखा। लगता है कोई दूर रहकर भी मुझ पर नजर रखे हुए था। रामिस के होठों पर हल्की सी शौकी दौड़ाई। रामिन मुड़ने लगी तो उसने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया। झूठ बोलता है यार मीडिया, तुम मेरी कच्ची उम्र की मोहब्बत हो। तुम्हारे लिए ही तो खतीर भाई से दुश्मनी पाली थी। रानी ने लम्हे भर के लिए उसके हाथ को देखा जो रामिस की मजबूत गिरफ्त में था। कैसी हो? आवाज जैसे अंदर से टूट कर निकली थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। रानी ने नजरें मिलाई। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। रामिस की पलकें लरजी, जैसे कोई जज्बा काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो, मगर आंखें भर आईं। पहला आंसू खामोशी से पलक से फिसल गया। ना इजाजत ली, ना इत्तला दी। रू, क्या हुआ? रानी ने घबरा कर उसके करीब आई। बस यही सवाल काफी था। वो आंखें जो हमेशा हंसती थी आज पानी से लबरेज थीं। रामिस उसके कंधे से लगकर किसी बच्चे की तरह फोट फोट कर रोने लगा। मैं ठीक था, मैं ठीक रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तुम सामने हो और मैं थक गया हूं नैन। श्श, रो मत प्लीज। रानी ने नरमी से उसका चेहरा हाथों में लिया।
मैंने तुम्हें हर रोज हर वक्त याद किया। उसकी आवाज कांप रही थी। रामिस का सर रानीन के कंधे पर था और वो बेआवाज रो रहा था, अपने आंसू हलक में उतार कर। इस बार वो थी जो उसे संभाल रही थी। मैं यही हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो कितनी ही देर उससे लगा रहा और रोता रहा। रानीन खामोशी से उसे थामे हुए थी। अच्छा, रोना बंद करो, आइसक्रीम खाने चलते हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रानी ने सर उठाकर कहा, बेबे को पता चल गया तो हमारी बहुत मार लगेगी। रामिस ने हंसते हुए आंखें साफ की थी। उसने रानीन का हाथ और मजबूती से थाम लिया। खैर है, खा लेंगे मार। रानी ने आंखों में शरारत लिए कहा, तुम अभी वैसी ही हो। रामिस मुस्कुराया। तुम्हारी ही पसंद हूँ। रानी ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। घर में खामोशी छाई हुई थी, सिवाय रानीन के रोने की आवाज के और कदमों की चाप के जो तेज हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वक्त बहुत कम है। खतीर और सरगम तैयार हो चुके थे और मेहरा की आंखों में फिक्र झलक रही थी। हमेशा की तरह इस बार सिर्फ रानीन और गोलोना को नहीं, बल्कि पूरे खानदान को छोड़कर जाने पर उसके दिल में इसराब था जो उस लम्हे के साथ गहरा हो रहा था। लाउंज में सबकी ही निगाहें उन तीनों पर मरकूज थी। भाई, अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। रमेश ने अंगूठे से शहादत उठाकर आंखें सुकेड़ी। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी भाभी को बिल्कुल सही सलामत वापस लाऊंगा। सरगम ने लोगों पर मुस्कान से जाए कहा था। मैंने गधे को हाथ लगाया है जो तुम्हें सिर्फ यही दोनों नजर आ रहे हैं। खतीर ने अपनी सर्द निगाहें रामिस के हाथ पर गाड़ी जो रानी इनकी पुष्ट पर फैलाया था। किसने बोला आपको अपने आप को हाथ लगाने को? रामिस उसे चिढ़ा रहा था। खतीर ने मुट्ठी भींच कर दांत पीसे थे। आप ही? रानीन अपने भाई के बिगड़े हुए तेवर देखकर रामिस का हाथ झटकती मेहरा के करीब चली आई। अगर तुम जिंदा वापस नहीं आई तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। ओलोना भी चमकती आंखों के साथ अपने दोस्तों से जा लगी। ओके डन, अब रोना बंद करो। मेहरा ने रानीन और गोलोना का रुखसार थपक कर कहा तो वो चंद पल बाद उससे अलग हो गई। प्रॉमिस करें आप जरूर वापस आएंगे। रानी ने भीगी निगाहें से खतीर को देखा। तुमने बोल दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। तीर ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए उसे खुद से लगा लिया। जरगम भाई आप भी प्रॉमिस करें। सवालिया से बुरी आंखें उसे ही तक रही थी। प्रॉमिस नन्ही खरगोश। जरगम ने मुस्कुराकर रानीन की पौनी में कैद बालों को थपका था। इसी पहर आंखें मसलती रजिया एक प्लेट लेकर मारिया बेगम के पास चली आई। अब आई हो तुम, बच्चों को देर हो रही है। मारिया बेगम प्लेट में से साबुत लाल मिर्चियां अपनी मुट्ठी में दबाकर खतीर, जरगम और मेहरा के गिर्द दायरा बनाने लगी थी। ये बिद्दत नहीं होती है, मेहरा ने मध्यम से सरगोशी में जरगम से कहा था। ये बोलने की गलती भी मत करना, ऑपरेशन से पहले ही बेबे के हाथों शहीद हो जाएंगे। जरगम करीब झुककर सरगोशी की। अल्लाह की अमान में। मारिया बेगम ने नजरें उतार कर कहा। खैर से जाओ, खैर से आओ। बानो बेगम ने हाथ में तस्वीर पकड़ते जेरे लब कुछ पढ़कर उन तीनों पर फूका था। ख्याल रखना। हातिम साहब ने सपाट चेहरे के साथ नरम अंदाज में बोलकर मेहरा के सर पर हाथ फेरा था। जी अंकल, इंशाल्लाह। मेहरा कहकर रुकी नहीं थी। वो बाहर की जानिब कदम उठाती दाखिली दरवाजा पार करती बाहर निकल आई थी। उसके पीछे जरगम और खतीर दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकले तो दरवाजे के करीब पुलिस मोबाइल और 3 पुलिस वाले खड़े थे जो घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद थे। सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? जरगम पुलिस वाले को देखते हुए फौरन करीब पहुंच गया था। नहीं सर, आप बेफिक्र रहें। उसने अस्पात में सर हिलाकर संजीदा लहजे में कहा था। कान खोलकर सुन लो, सिक्योरिटी की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खतीर ने उसका हवनक चेहरा देखकर तंबी की थी। आप फिक्र ही मत करें सर, हम हर तरफ से नजर रखे हुए हैं। पुलिस वाले ने बेसाख्ता ही थूक निकला था। जरगम ने आखिरी बार पुलिस वाले को देखा, फिर मेहरा की जानी बढ़ा। उनके दिल में मुख्तलिफ सोचें थी, लेकिन एक बात साफ थी, घर वाले अपने प्यारों के वापसी के मुंतजर थे। हवाई जहाज से कराची उतरने के बाद वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स डायरेक्टर के सुरमई दीवारों वाले कॉन्फ्रेंस रूम में बड़े से मेज के गिर्द लैपटॉप और आला अफसरान के साथ बैठी थी। सुर्ख चमड़े के सूट में मलबूस वो अजीब तौर पर पुरसकून थी। तमाम ट्रेनिंग याफ्ता फौजियों के साथ उनके पास 60 आदमी थे। तुराब मजीद 20 आदमियों के साथ पहुंचा और फिर वो साथ साथ थे। खुर्रम और असवंत, तुम 10 आदमियों के साथ सामने से हमला करोगे। खतीर ने मेज के गिर्द देखते हुए कहा था। तुराब, हैदर और वाज 30 आदमियों के साथ राइट साइड से अंदर दाखिल हो गए। हुरैन, आप हमारे साथ हैं। एयरडक आपके हवाले होगा। मैं, जरगम और मेहरा बाकी आदमियों के साथ लेफ्ट से होंगे। जरगम के आरपीजी लॉन्च करने से पहले सब होशियार रहेंगे। कमरे में जी और यस सर की बड़बड़ाहट बुलंद हुई थी। लास्ट वेपन चेक। जरगम ने घड़ी की जानिब निगाह घुमाई। कंधे पर मशीन गन और बैग भरकर गोलियों के बावजूद उसने अपने दाएं बूट और बाएं बाजू में दोनों चाकू चेक करने के बाद अपनी पिस्तौल में गोलियां चेक कर रही थी। आर्मी वेस्ट पहने हुए नजरें बेइख्तियार ही सरगम पर पड़ी जो अपनी बंदूक को घूर रहा था।
आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें उन लोगों की तरफ उठी जो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार थे। उसकी निगाहें सब पर से सफर करते हुए पल भर के लिए मेहरा से मिली और फिर खतीर पर ठहर गई। अगर तुम में से कोई भी जाना चाहता है तो अभी चले जाएं, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। जरगम ने अपनी बंदूक को कंधों पर डालकर गहरा सांस खारिज किया। फिर उसने हमेशा की तरह उस सियाह कोट को एडजस्ट कर रहा था जिसे वो हमेशा पहनता था। नो सर, एक शख्स भी अपनी जगह से नहीं हिला था। जरगम ने एक और सांस खारिज की। अगर किसी का सामने सिविलियन से हो तो हमारी पहली तरजीह उसको महफूज जगह पहुंचाना होगी। शिकार के लिए तैयार हो जाओ। खतीर ने ठाटे मारते कॉन्फ्रेंस रूम में ऊंची आवाज में कहा तो शोर एकदम थम गया। असफंद और खुर्रम अपने आदमियों के साथ कमरे से बाहर निकल गए थे, लेकिन तुराब के जाने से पहले जरगम ने उसे कंधे पर से पकड़कर मजबूती से खुद से लगाया था। जिंदा वापस आना, उसने बहुत मध्यम सा कहा था। तुम भी? तुराब और वो अलग हो चुके थे, जबकि हैदर और हुरैन को अलविदा कहने में शायद घंटा बाकी था। बस भी करो, जाओ अब। हुरैन ने हैदर को पीछे धकेला। हैदर ने अपनी जुड़ाव बहन पर आखिरी नजर डाली और फिर वो तुराब, वास और बाकी फौजियों की टोली के साथ चला गया। हुरैन मेहरा के पास खड़े होकर उसे नजरअंदाज करते हुए बड़ी बेबाकी से सरगम की जानी मुस्कुराई थी। बम फेंकने के फौरन बाद आप डक से निकल आएंगी। सरगम ने उसे तंबी की। क्यों? हुरैन ने मासूमियत से आंखें चटकाई। मैंने हैदर से आपको सही सलामत वापस लाने का वादा किया है। ओफ अल्लाह, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हुरैन लम्हे भर को हंसी थी। मेहरा को तो सर पर लगी तलवों पर बुझी, लेकिन इससे पहले वो उस लड़की की तबीयत दुरुस्त कर दी। सरगम ने उसके बिगड़े जाविये देखकर उसे खुद के करीब किया था। दिस इज माई लवली वाइफ मेहरा, और ये मेरी कॉलीग हुरैन है। ओह मिस मेहरा, आप वही है ना, माफिया बॉस की डॉटर है ना? जी वही माफिया बॉस जिसे मेरी मदद के बगैर आप लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। एंड इट इज मिसिस जरगम ज्ञानी। सर्द निगाहों से उसे देखती वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली थी। हुरैन का चेहरा लम्हे भर में सुर्ख पड़ा था, लेकिन वो फीका सा मुस्कुराई। चले मिसिस जरगम, देर हो रही है। जरगम ने बेसाख्ता उभरती मुस्कुराहट दबाई कहा था और इमारत के दाखिले दरवाजे की जानिब बढ़ गया। गाड़ी तक पहुंचते ही जरगम ने स्टीयरिंग संभाला तो खतीर भी दरवाजा खोलता अंदर बैठ गया। मेहरा और हुरैन पिछली सीट पर बैठी, बाकी आदमी दूसरी गाड़ियों में सवार हुए और फिर जरगम गाड़ी जन से ठट्ठा की जानिब बढ़ा ले गया। खिड़की से बाहर सुबह की ठंडी सड़क पर निगाहें जमाए वो अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। ये शहर इस्लामाबाद जैसा नहीं था, लेकिन ये उसका अपना शहर कराची था, जो लहलहाते दरख्तों और बेहंगम ट्रैफिक के बीच भी खूबसूरत था। सब कुछ बदल गया था। 6 महीने पहले अपने डैडी से अनकही जंग लड़ रही थी। 6 महीने पहले जरगम की करप्ट होने की कहानियां सुनी थी। उसका दुश्मन वो डैडी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए था कि वो समझती रही थी कि वो भी करप्ट था, लेकिन वो गलत थी। मेहरा ने आंखें मूंद कर निजिश से टेक लगा ली। मासूम बच्चों के जख्मी जिस्म, नाकाबिले बयान चीखें आग की तरह उसके रूह को आज भी झुलसा रही थी। ये एकदम आंखें खोलकर सीधी हो बैठी। उन होलनाक चीजों की खत्म होने का वक्त आ चुका था। दोपहर की धूप जैसे खिड़कियों से छन छन कर अंदर उतर रही थी। गोलोना, रामिस और रानीन के केकों की आवाज गूंज रही थी। तीनों सीढ़ियां उतरते हुए किसी बात पर हंस रहे थे, मगर जैसे ही वो सब लॉन्च के करीब पहुंचे, दबती हुई आवाज उनके केकों को चीरती हुई उन तक पहुंची। चले, रानीन तो खैर से वापस आ गई है, लेकिन आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है बेबे? उस लड़की के बाप की वजह से जो हमारी रुसवाई हुई है। मैं तो कहती हूँ सरगम से कहे कि फारिग करे उसे। अचानक खामोशी छा गई। रानीन के कदम वहीं रुक गए। चेहरा एकदम सुन हो गया, जैसे अंदर से किसी ने जोर का थप्पड़ मारा हो। गोलोना और रामिस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसी लम्हे किचन से बाहर आती मारिया बेगम ने रानीन के चेहरे का रंग देखा तो फौरन उसके पास आई, लेकिन उसने खुद को पीछे खींच लिया। गुस्से से कदम तेज किए और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आओ रानीन, बैठो। हासरा बेगम घबराकर कुर्सी से उठी, मगर उनकी आवाज में जो माजरत थी वो देर से आने वाले पछतावे जैसी थी। इतने में हातिम साहब अंदर दाखिल हुए। वो आज दफ्तर से छुट्टी लेकर खास अपनी बेटी के लिए घर में थे। रानीन की नजर बेइख्तियार उन पर गई, फिर बोली, आपको कैसे पता कि मैं खैर से वापस आई हूँ? हमें तुम पर भरोसा है बेटा। हासरा बेगम सटपटा गई और बोली, नहीं, मत कीजिए मुझ पर भरोसा, क्योंकि आप जानती ही नहीं है कि जिंदा रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है। रानीन की आवाज बुलंद हुई थी। आंखों में वो दर्द झलकने लगा था जो बरसों से अंदर दबा था। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं सर्वाइवर हूँ, और सर्वाइवर पर भरोसा नहीं किया जाता, उसे सिर्फ जज किया जाता है। नैना, बड़ों के सामने ऐसे बात करते हैं? मारे बेगम ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। क्यों अम्मी, वो बड़े उस दिन कहाँ थे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? पापा ने तो बचपन से ही भाई को मेरा सिक्योरिटी गार्ड बना दिया था। कॉलेज जाना हो तो भाई साथ, दोस्तों से मिलना हो तो भाई साथ। उनकी अपनी सोशल लाइफ खत्म हो गई थी मेरी वजह से,
लेकिन जिस दिन मुझे वाकई उनकी जरूरत थी उस दिन ना पापा थे, ना भाई, ना ही रामिस। उसकी आवाज लरसने लगी। वो पहली जंग थी अम्मी जो मुझे अकेली लड़नी पड़ी। और फुप्पो, जो आप मेरा आपी की बुराई कर रही है ना, अगर उस दिन वो गोली ना चलाती तो मैं आज यहाँ ना होती। अगर वो गुनाहगार हैं तो मैं उनके गुनाह में बराबर की शरीक हूँ। वो हासरा बेगम की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज टूट गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर वो सीने चढ़ती हुई अपने कमरे में भाग गई। रामिस उसके पीछे बढ़ा मगर हातिम साहब ने उसे हाथ से रोक लिया। गोलोना बेटा, आप देख लो उसे। गोलोना ने फौरन सर हिलाया। जी अंकल। और तेजी से रानीन के पीछे दौड़ गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रानीन उल्टी लेटी हुई थी, चेहरा तकिए में छुपा हुआ था, लेकिन सिसियों की आवाज कमरे के सकूत को चीर रही थी। तुम तो हमेशा शेरनी थी रानीन। गोलोना ने आहिस्ता से उसके करीब आई थी, उसके बाद झेलाते हुए बोली, तुम भी लेक्चर देने आई हो? रानीन ने आंखें पोंछते हुए कहा था। नहीं, सिर्फ तुमसे बातें करने। वैसे बड़ी छुपी रुस्तम निकली तुम, शादी का भी नहीं बताया। गोलोना ने शरारत से कहा, शादी की बात मत करो, ब्राइडल शावर से ही तो अगवा हुई थी मैं। रानी ने तकिए से सर निकाला था, आंखें सुर्ख थी मगर चेहरे पर थोड़ी सी हंसी उभरी आई थी। तो फिर भी तस्वीरें तो दिखाओ, गोलोना ने छेड़ा। 1 मिनट। रानी ने हंसती हुई उठी और बाहर चली गई। 2 मिनट बाद हाथ में खतिर का लैपटॉप लेकर वापस आई थी। तुम्हें इसका पासवर्ड आता है? गोलोना की आंखें फैल गई। बचपन से हर चीज का पासवर्ड अम्मी की बर्थडे रखते हैं, उनके लिए प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। रानी ने मुस्कुराकर कहा। लैपटॉप खुला और तस्वीरें सामने आ गई। रानीन और रामिस के निकाह की तस्वीरें, मेहंदी के रंगीन लम्हात, ब्राइडल शावर जहां वो फूलों का ताज पहने के मार रही थी। कितने खूबसूरत लग रहे हो तुम दोनों, गोलोना ने मोहब्बत से कहा। वैसे अंकल आंटी काफी स्वीट लगते हैं, लेकिन खतीर तो खासी संजीदा हैं। फिर रामिस ने कैसे सबको मनाया? गोलोना ने तस्वीर देखते हुए कहा था। मनाया नहीं, जबरदस्ती मनवाया। रानी ने हंसते हंसते सर झटका। ओह, अब ये कहानी मुझे पूरी सुनाओ। गोलोना ने आंखें फैलाई। रानी बेड की पुर्श से टेक लगाकर बैठ गई। दरअसल हम बहुत छोटे थे जब एक दूसरे को पसंद करने लगे। हम कजन्स हैं, एक साथ पले बढ़े, हर वक्त साथ। मुझे लगा शायद ये आरसी है, लेकिन रामिस को फर्क नहीं पड़ा छोटे होने से। जबकि हमारे खानदान में जल्दी शादियां नहीं होती, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर? गोलोना दिलचस्पी से सुन रही थी। रानी ने हंसने लगी। फिर वही हुआ जो कोई भी पागल आशिक करता है। रामिस ने खाना पीना छोड़ दिया। हम सब समझे ये उसका यूजुअल ड्रामा है। 2 दिन 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया। फिर चौथे दिन अचानक वो सोफे से गिरा और बेहोश हो गया। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा उसे फौरन कुछ खिलाएं, और वो कुछ खाने को तैयार नहीं। ओ माई गॉड! गोलोना की आंखें फैल गई थी। रानीन की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई, जैसे किसी खास याद ने दिल को छू लिया हो। फिर सरगम भाई आगे बढ़े। सबके सामने पापा से इस वादे पर मेरा हाथ रामिस के लिए मांग लिया कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। यार, ये तो फिल्मी स्टोरी है। गोलोना की आंखें वैसे ही फैली हुई थी। नहीं गोलोना, उस दिन पहली बार लगा शायद मोहब्बत सिर्फ किताबों में नहीं होती। रानी ने आहिस्ता से कहा। कमरे में खामोशी छा गई और फिर अचानक रामिस की आवाज दरवाजे पर से आई। नैन, मैं हूँ। रामिस की आवाज आई। तुम स्क्रॉल करती रहो, मैं आती हूँ। वो मुस्कुराई। दरवाजा बंद हुआ। गोलोना ने तस्वीर स्क्रॉल करते हुए नीचे एक फोल्डर पर नजर डाली। लूना। दिल जैसे एक लम्हे के लिए थम गया। आहिस्ता से क्लिक किया। एक एक करके तस्वीरें, नोट्स, चॉकलेट्स, किताबें, दुआएं, वो सब कुछ जो सिर्फ गोलोना जानती थी। उसे खतीर के अल्फाज याद आए। तुम्हें मैं वाकई याद नहीं? दिमाग जैसे झटके से घूम गया। तेज दर्द कनपट्टियों में जाग उठा। दरवाजे पर दस्तक हुई। तस्वीरें बाद में देखते हैं, अम्मी खाने पर बुला रही हैं, रानी ने दाखिल होते हुए कहा था। गोलोना ने झटके से फोल्डर बंद किया, लैपटॉप ढक दिया और कहा, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है, अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकता, मुझे वर्चुअल सेशन लेने होंगे, तुम खाना खा लो, मैं रूम में हूँ। और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। आसमान पर सूरज झुकने लगा, लेकिन गोलोना के अंदर रात उतर चुकी थी। खामोश और सवालों से भरी रात। इस्लामाबाद की शाम उतर चुकी थी, लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में जिंदगी अभी थमी नहीं थी। सड़क के उस मखसूस कोने में जहां गोलगप्पे वाले की रेहड़ी हर शाम चमकती थी, सियाह गाड़ी सड़क के साथ साथ कदरे मशकूक अंदाज में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर रामिस बैठा था, जो इस वक्त न सलीके से कैप पहन पा रहा था, न मास्क। हर 2 मिनट बाद आईने में देखता, कैप को सीधा करता, फिर हनूस मुतमईन ना होता। तुम किसी फिल्म के हीरो नहीं हो जो बहस बदल रहे हो, सीधा मास्क पहन लो, रानी ने बाजू से उसे खींच कर कहा। मास्क तो डाकू पहनते हैं, मैं तो हैंडसम लग रहा हूँ, रामिस ने बेजारी से जवाब दिया। ये गलतफहमी किसने डाली तुम्हारे दिल में? रानी हंस पड़ी। रामिस ने नाक सिकेड़ी, मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, रानी पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुकी थी।
वो लपक कर पीछे गया और उसके बाजू में हाथ डालकर उसे वापस गाड़ी की ओट में खींचा। नहीं, हमारा सिस्टम है, तुम बातों में लगाओ, मैं ऑर्डर देता हूँ, रमेश ने अपनी उंगली फिजा में उठाकर कहा था। आखिरी बार तुमने ऑर्डर दिया था तो गोलगप्पे वाले अंकल ने तुम्हारे साथ सेल्फी मांगी थी और हम बिना खाई वापस आ गए थे, रानी ने तंबी दी। अच्छा चलो तुम ऑर्डर करो, लेकिन गोलगप्पे मैं उठाऊंगा, रमेश ने मासूम शक्ल बनाई। चंद मिनट बाद वह गाड़ी में लौट चुके थे। 3 किस्म के पानी और इतनी खुशबू के लगता था किसी चटकारेदार फिल्म का सीन चल रहा हो। रानी ने बड़े सुकून से गोलगप्पे उठाया और भरा। क्या, रमेश ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं खिलाओगी? तुम 24 साल के हो, रानी ने आंखें मटकाई। और फिर भी इतना प्यारा हूँ, रानी ने मुस्कुराकर गोलगप्पे उसके मुंह में दिए। जैसे ही उसने चबाया, पानी उसकी कलाई पर गिर गया। यार अंकल, क्या मजे की चीज बनाई है, रमेश ने ड्रामाई सरगोशी में कहा। रानी ने उंगली से पानी पोंछा और बेख्याली में ही जबान से साफ कर लिया। इससे पहले कि कोई मजीद गोलगप्पे भर पाता, गाड़ी के करीब से कुछ नौजवान गुजरे। एक लम्हे को एक लड़के ने शीशे देखा और बोला, यार ये तो रमेश क्या नहीं लग रहा है। रमेश फौरन सीट पर झुक गया, रानी को भी नीचे खींच लिया। दोनों की हंसी दब रही थी, घुटने टकरा रहे थे। तुम्हारा कैब कहाँ गया, रानी ने घबरा कर पूछा। कैब छोड़ो, मैंने गोलगप्पे बचा लिए, रमेश ने प्लेट अपने सीने से चिमटा ली जैसे कोई कौमी खजाना हो। जब नौजवान आगे निकल गए तो दोनों सीधे हुए, बाल बिखरे, हंसी रुकी हुई, आंखों में शरारत। सिर्फ एक गोलगप्पा बाकी था। याद है, तुमने पहली डेट पर मेरा पिज्जा चुरा लिया था, रमेश ने याद दिलाया। और तुमने कहा था तुम्हें पिज्जा पसंद नहीं, फिर भी आधा खा गए थे। मुझे सच में नहीं पसंद था, रमेश ने कहा और झुककर गोलगप्पे की जानिब हाथ बढ़ाया। देखो, कोई तुम्हारी तस्वीर ले रहा है, रानी ने पलकें झपककर और जोर से कहा था। रमेश चौंका और इसी लम्हे रानी ने आखिरी गोलगप्पा उसके हाथ से छीनकर खा लिया। ये तो चीटिंग है यार, रमेश चीखा। और मैं बचपन से चीटर हूँ, रानी ने मजे से चबाया। गाड़ी के अंदर कहके गूंज रहे थे। बाहर की रोशनियों को जैसे कोई फर्क न पड़ा हो, लेकिन अंदर एक शौहर अपनी बीवी की जीत को देखकर भी खुश था, क्योंकि मोहब्बत में अक्सर आखिरी गोलगप्पा हार देना जीत ही होता है। रात जैसे धीरे धीरे शहर पर छा रही थी। सड़कें नीम तारीख रोशनियों में भीगी हुई और कहीं दूर मरकला की पहाड़ियों पर चांद की दूधिया रोशनी सुनहरी गुब्बारे की मानिंद फैल रही थी। रमेश और रानी अपनी गाड़ी में वापस लौटे तो उनके चेहरों पर वही बेफिक्री हंसी बाकी थी जो किसी छिपी हुई शरीर खुशी के बाद रह जाती है। गाड़ी का दरवाजा खुला और उन दोनों ने जैसे ही खुद को छोटी छोटी खुशियों के बादल से खींचकर हकीकत में उतारा, उनके घर जगमगा रहा था। लॉन में फैमिली के तकरीबन सभी लोग मौजूद थे। मारिया बेगम, हातिम साहब, बानो बेगम, फुप्पो, मोमिन और आमीन सब वहाँ मौजूद थे। कह के गूंज रहे थे, चाय के कप से भाप उड़ रही थी। ये सब घर क्यों नहीं गए, रानी ने जरा हैरानी से रामेश की तरफ देखा। पता नहीं, शायद तुम्हारे आने की खुशी में दावत है, रमेश ने साने उचकाए। नैना बेटा, गोलोना कहाँ है? अभी उन्होंने कदम ही रखे थे कि मारिया बेगम ने सामने से कदर बुलंद आवाज में कहा, अम्मी वो घर पे ही होगी, शायद अपने कमरे में। रानी ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। बेटा, मैंने रजिया से कहा था कि जाके चाय का पूछे, वो गई तो गोलोना कमरे में नहीं थी। मैं समझी शायद तुम लोगों के साथ गई थी। मारिया बेगम की पेशानी पर हल्की सी लकीर उभरी। नहीं अम्मी, वो शायद बाथरूम में हो या छत पर, मैं देखती हूँ। रानी ने फौरन बात संभाली। मैं ऊपर चेक करता हूँ, रमेश ने साथ ही कहा। वो दोनों एक साथ तेज कदमों से अंदर गए। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब आवाजें लॉन में रह गई हों। रानी सीधे उसके कमरे में गई जहाँ गोलोना का कयाम था, गेस्ट रूम। दरवाजा खुलते ही जो मंजर सामने आया उसने उसके दिल में हलचल मचा दी। अलमारी खुली हुई थी, बैग गायब था, मेज पर रखा लैपटॉप नहीं था, बेड के करीब रखे गुलाबी चप्पल गायब, यहाँ तक कि वो छोटा सा खुशबू वाला लोशन जिसे वो हर रात सोने से पहले लगाती थी वो भी गायब। रानी के हाथों में झटका सा लगा था। उसने तेजी से मोबाइल निकाला और गोलोना का नंबर मिलाया। आपका मिलाया गया नंबर फिलहाल बंद है। खाली सर्द आवाज। अम्मी, वो गोलोना तो कमरे में नहीं है, रानीन बाहर आते हुए बोली तो आवाज में लर्जिश थी। और उसका सब सामान भी गायब है। सब चुप हो गए। क्या मतलब, वो कहाँ गई? तुमसे तो कुछ कहा होगा ना, मारिया बेगम ने जैसे किसी अंदेशे को जुबान दी थी। बस इतना कह रही थी कि वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रही है, मगर अब फोन बंद है, रानी ने नजरें चुराई। जब उसने तुमसे ये कहा था तब कोई खास बात हुई थी, कोई अजीब बात? हातिम साहब ने संजीदगी से पूछा। रानीन के दिमाग में धुन सी फैल गई। उसने खुद को याद दिलाने की कोशिश की। वो लम्हा, वो दोपहर में जब गोलोना के साथ अपने कमरे में थी और वो हमारी शादी की तस्वीरें देख रही थी। रानीन की आवाज आहिस्ता हो गई और फिर एक और लम्हा जैसे उसकी याददाश्त पर मुक्के मारने लगा। गोलोना ने जल्दी से लैपटॉप बंद किया था। रानीन को लगा कि बस वो जल्दी में है।
वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, तभी तो। अचानक वो भागती हुई ऊपर गई, अपने कमरे में पहुंची और लैपटॉप ऑन किया, तस्वीरों के फोल्डर तलाश करने शुरू किए। उसने ऐसा क्या देखा था? इस नाम का फोल्डर भाई के लैपटॉप में पहले तो नहीं था। फोल्डर खुला और वही रानी जैसे बैठती चली गई। गोलोना की ढेरों तस्वीरें, उसकी पसंदीदा मुसन्निफ के नाम, वो किताबें जो वो बार बार पढ़ती थी, उसकी पसंद की मखसूस चॉकलेट्स के नाम, वो जुमले जो वो हमेशा दोहराती थी, और कोरियर रसीदें। तमाम किताबें एक ही पते से आई थी, खतीर कियानी। रानी का दिल जैसा रुक गया। ये तो उसका अपना भाई था। एक एक चीज जैसे पजल बनकर जुड़ने लगी थी। गोलोना, जिसने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, बरसों से उसके साथ रह रही थी, उसकी हर खुशी में, हर आंसू में शामिल रही थी, उसी के भाई के हाथों परेशान होती रही थी। वो कैसे उसकी आंखों में दोबारा देखेगी? कैसे वो उससे पूछेगी कि तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? या क्या वो पूछने का हक खो चुकी थी? उस लम्हे रानीन को अपने गिर्द हर आवाज मध्यम लगने लगी, जैसे सब कुछ थम गया हो। सिर्फ एक खला बाकी था, जिसमें कोलोना की खामोशी गूंज रही थी। तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।